तो चलिए शुरू करते हैं सीपीओ एसआई एग्जाम 2023 के पॉलिटी के क्वेश्चन आज की क्लास में। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चंस हमने आपके YouTube क्लासेस में विगत दिनों में कराए हैं, उन्हीं से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको वो सारे क्वेश्चन दिखाते हुए, रिवीजन कराते हुए आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं बता दूं, सीपीओ एसआई का जो रिटन एग्जाम था, जो कि कंप्यूटर बेस्ड था, वो आपका 9 शिफ्ट में हुआ। 9 पेपर आपके आए, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख अक्टूबर के महीने में। एक दिन में 3 शिफ्ट हुए, तो 3 दिन में आपके कितने शिफ्ट हो गए? 3 दिन में हो गए आपके 9 शिफ्ट। मैं आपको आज चौथे 5वें शिफ्ट तक के क्वेश्चन करा दूंगा। बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे समझते हुए पढ़ते हैं। खास बात यह है कि क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस वाले नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने पढ़ाए हैं, तो जाहिर सी बात है आसानी क्वेश्चन होंगे, चिंता मत कीजिएगा। हाँ, पढ़ने का जो तरीका है वो पॉइंट टू पॉइंट रखिएगा। जहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है वहीं पर फोकस कीजिएगा। बेकार का इधर उधर डाइवर्ट होने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आराम से पढ़िएगा। कुछ ही चीजें जो आपको पढ़नी है, जैसे मूल अधिकार, जैसे आपका प्रस्तावना, जैसे आपका मौलिक कर्तव्य, जैसे आपका डीपीएसपी, कभी मन करे तो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति। ये आपका बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इनमें भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ना है। तो चलिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा और आप सब लोगों के साथ शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सीपीओ एसआई के। लेकिन उससे पहले एक बार आपको शेड्यूल जरूर बता देता हूं कि अभी जो आपका शेड्यूल चल रहा है राइस स्मार्ट में, वो आपका हमेशा की तरह मॉर्निंग में 8 बजे अखिलेश सर मिलते हैं करंट अफेयर की क्लास में, 9 बजे अजय सर मिलते हैं, 11 बजे महिमा मैम की क्लास होती है, 12 बजे धीरेन्द्र सर की क्लास कंप्यूटर की होती है, निखिल सर की क्लास। भैया अगर यूपीएसआई बनना है, सीपीओ का तो हो गया, अगर यूपी में एसआई बनना है तो हिंदी आएगी भाई, और इसके लिए आपको निखिल सर की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। 4 बजे से इंग्लिश में राकेश रंजन सर की क्लास होती है और 6 बजे मेरी क्लास होती है, आपको पता ही है। 7:30 बजे घनश्याम सर की क्लास होती है, 10 बजे वोकैब आता है महिमा मैम का। ओके, अब टाइम नहीं खराब करूंगा, बस आप वीडियो लाइक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिखा देता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। चलो भैया, पहला क्वेश्चन, और देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है। 3 अक्टूबर, 10 मतलब अक्टूबर, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है पॉलिटी का। ऐसे ही हम सारे के सारे आपको करवा देंगे। ज्योग्राफी का तरुणा मैम करवा देंगी, हिस्ट्री का सोनम मैम करवा देंगी, बायोकेमिस्ट्री का राहुल सर करा देंगे, फिजिक्स का घनश्याम सर करा देंगे, इकोनॉमी का अखिलेश सर करा देंगे, करंट अफेयर भी अखिलेश सर करवा देंगे। तो फिर क्या दिक्कत है? पहला क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको कर देना चाहिए तब तक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? फंडामेंटल राइट से कौन सा संबंधित है? बोले सर जी यार, ये क्वेश्चन पूछा है क्या सच में? हाँ यस, ये क्वेश्चन पूछा है। और ये क्वेश्चन आपका चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, चाहे आपका सीपीओ हो, आपका सीडीएस हो, आपका एनडीए हो, आपका कोई भी एग्जाम जो भारत में होता है, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में, भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, और भाग 2 में सिटीजनशिप नागरिकता, भाग नंबर 5 में यूनियन यानी कि संघ की बात है। बोलो भारत माता की जय। अब इसको तो पढ़ा ही होगा मैंने, आगे चलेगा, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? एक दिन मैंने आपको कराया था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पे समझाया। मौलिक अधिकार जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मौलिक अधिकार में भी मैं आपको बताता हूं कि कुछ संस्थाएं स्टैच्यूरी होती हैं, कुछ संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं। स्टैच्यूरी और कॉन्स्टिट्यूशनल में फर्क क्या होता है? सांविधिक और संवैधानिक में क्या फर्क होता है? स्टैच्यूरी मतलब सांविधिक, और सांविधिक मतलब संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कानून। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसे बनाने के लिए दरअसल 1990 में एक एक्ट बनाया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, और इसे लागू किया गया 1992 में। इसकी अध्यक्ष हमेशा एक महिला होती है। तो ये संस्था कैसी है? क्योंकि इसका जिक्र संविधान में नहीं है, तो यह सांविधिक है, क्योंकि एक्ट लगा हुआ है, एक्ट लगा हुआ है। लेकिन अगर एक्ट की जगह सामान्य कोई बात लिखी होती, जैसे नीति आयोग, उसे भारत सरकार अपने मन से कार्यकारी रूप में बनाता है, तो वो स्टैच्यूरी नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है।
जैसे आपका वित्त आयोग आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशनल है, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, अर्थात जो आर्टिकल में है वे आपके संवैधानिक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, एक्ट के थ्रू संसद में बनाए गए हैं, उन्हें हम स्टैच्यूटरी बोलते हैं। जैसे महिला आयोग, जैसे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना, जैसे सूचना आयोग भारतीय सूचना आयोग 2005 में। तो इस तरह से चीजें आपको मिलेंगी। और फिलहाल ये क्वेश्चन आपका था 3 अक्टूबर शिफ्ट 1 का ही एक और क्वेश्चन, और हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान है? आपातकाल में पावर किसके पास है? आपातकाल में शक्तियां किसके पास है? मुख्य न्यायाधीश के पास, राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास और राज्यपाल के पास। दरअसल इमरजेंसी की प्रोविजन कहां से लिया गया है? तो भाई अधिनियम 1935 से लिया गया। इमरजेंसी के दौरान आपके मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, यह जर्मनी से लिया गया। और जो आपका इमरजेंसी है, यह संविधान के भाग नंबर 18 में 3 प्रकार का है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, वित्तापात, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। जारी करने की पावर इशू कौन करेगा कि इमरजेंसी है? प्रेसिडेंट के पास। तो आपके अधिकारों को कम करना हो तो 359 और 358 में भी पावर प्रेसिडेंट को ही दी गई है। अर्थात अनन्य शक्ति किसके पास है? हमारे महामहिम भारत के राष्ट्रपति के पास है। गॉट इट? वेरी गुड। राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या? 52 में है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 17वीं लोकसभा में पंजाब से कितने सांसद चुने गए? अब भाई देखो, हर एक राज्य से लोकसभा के कितने सदस्य हैं? कहीं से 81 हैं, कहीं से 1 है, कहीं से 2 हैं। कितने हैं आपने याद करना है, इससे आपको हट नहीं सकती, इससे आप बच नहीं सकते हो। सारे मुख्यमंत्री के नाम, सारे गवर्नर के नाम आपको याद होने चाहिए। फिलहाल पंजाब में लोकसभा के सांसदों की संख्या है 13। कितनी संख्या है? 13 संख्या है। और यहां पे विधानसभा की सीट कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, आपको याद करना पड़ेगा। फिलहाल पंजाब का मैं और एक जिसे मैं कभी आपको बताता भी हूं पढ़ाने के क्लास के दौरान कि आपको किसका राज्यपाल का नाम याद करना है तो, और किसकी लोकसभा सीट याद करनी, तो मैं हमेशा सबसे पहले नंबर पे रखता हूं पंजाब, क्योंकि सर्वाधिक बार जो क्वेश्चन पूछा गया किसी लोकसभा सीट से, किसी राज्यसभा सीट से, किसी मुख्यमंत्री का नाम या राज्यपाल का नाम, तो पंजाब, और इसके बाद मध्य प्रदेश जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी किस्मत की बात, आपके एग्जाम में कौन सा पूछा गया, चलेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? क्वेश्चन है आपका 3 तारीख में ही पूछा गया है, 5वां क्वेश्चन है ये। कौन थे आपको बताना है। अभी कौन है? 16वें वाले के एनके सिंह, नंद कुमार सिंह है एनके सिंह। और पहले कौन थे? केसी नियोगी। आप एक संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित मेरा एक वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, वहां पे मैंने खूब इसको ठोक ठोक के पढ़ाया। वित्त आयोग का आर्टिकल क्या होता है? वित्त आयोग का आर्टिकल होता है 280। टाइम कितने दिन का होता है? 5 साल का। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। संथानम समिति का संबंध किससे है? संथानम समिति 1964 में जब आई थी तो इसी की सिफारिश पर सीवीसी बनाया गया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था संथानम समिति की सिफारिश पर। ये इंपॉर्टेंट संथानम समिति है, बाकी दोनों का कोई खास मतलब नहीं है। राजमन्नार समिति या फिर आपका अशोक कुमार चंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये के संथानम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चलते अगला और देखेगा, ये अब मतलब 6ठा क्वेश्चन है शिफ्ट 1 में, मतलब 50 में से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के। 6ठा क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना खतरनाक है, एक बार पढ़ तो लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। पढ़ेंगे क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो नहीं को तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना, कौन सा सही नहीं है। आपको गलत वाला कथन ढूंढना है, कौन सा गलत है। चलो भाई देखते हैं। इन्हें उन महान आदर्शों को संजोने, उनका पालन करने के लिए बनाया गया है जिन्होंने स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। ये तो है, आर्टिकल 51 में है, 51A में बिल्कुल सच है। वे हमारी मिश्रित संस्कृति, समृद्ध विरासत को महत्व देने के लिए संरक्षित हैं, बिल्कुल सही है। इन्हें न्यायोचित प्रकृति का बनाया गया है। न्यायोचित क्या कह रहे हैं?
इनका जो नेचर है ये इनमें जस्टिफिएबल हो सकता है, जस्टिफिएबल, न्यायिक, मतलब आप कोर्ट जा सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। जैसे डीपीएसपी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटी के लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते हो। अगला है इन्हें वैज्ञानिक सोच, बिल्कुल सही, वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल गलत आपका यही है, तो थोड़ा सा तो टफ है। और मौलिक कर्तव्य से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आते हैं। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। चलेगा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध से संबंधित है? मतलब किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की बात है? पढ़ लीजिएगा, आप तो ऑप्शन खुद ही दे पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी बेसिक नॉलेज रखते हैं तो आसानी से आप दे पाएंगे। देखो, अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो आर्टिकल 12 से 35 है, डीपीएसपी की बात करें तो 36 से 51 है। ये सारे आर्टिकल इन दोनों के बीच के हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में तो राष्ट्रपति है नहीं, तो यही सही हो जाएगा। पहला तुक्का मारना अगर पता है तो, और जिनको पता होता उनको ये भी पता होता है कि आर्टिकल नंबर 74 और 75 दोनों में बात की गई है प्रधानमंत्री के पद की और प्रधानमंत्री के नियुक्ति की। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? इसकी नियुक्ति की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, इसकी नियुक्ति की जाएगी। हो गया, सिंपल है, क्या दिक्कत की बात है। अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई है। और अगर 35 की बात करें तो इसमें कहा गया कि फंडामेंटल में कोई भी चेंज होगा तो संसद करेगी, मूल अधिकारों में परिवर्तन संसद करेगी। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और आर्टिकल 45 में कहा गया एजुकेशन जो है 6 साल तक के बच्चे को एजुकेशन की बात है, तो शिक्षा से संबंधित है 45। हो गया, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध है? देखिएगा यहां पे ये 3 अक्टूबर में ही शिफ्ट 2 चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिफ्ट 1 के कर चुके, अभी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत का नागरिक, अच्छा नागरिक बनने के लिए क्या है? एक एक्ट बनाया गया 1955 में, सिटीजनशिप एक्ट। इसमें कहा गया नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होंगे, नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी उसके 3 तरीके होंगे। नागरिकता प्राप्त करने का तरीका जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, आवेदन के आधार पर, और एक क्या बोलते हैं, कोई क्षेत्र अधिग्रहित कर लिया जाए तो अधिग्रहण, कोई क्षेत्र अधिग्रहित, जैसे मान लीजिएगा जन्म के आधार का मतलब क्या है? हमारा सबका जन्म भारत में, भारत के नागरिक, हमारे मम्मी पापा भारत के नागरिक थे, हम भी भारत के नागरिक हैं। वंश के आधार पर हमारे मम्मी पापा विदेश में रह रहे होते, हम विदेश में पैदा होते, लेकिन नागरिकता भारत की होती तो हम भी भारत के नागरिक होते। पंजीकरण का मतलब क्या हुआ? हम विदेशी कोई महिला से शादी कर ले, वो भारत में रहने लगे तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाए, वो रिक्वेस्ट करे राष्ट्रमंडल का सदस्य 7 साल भारत में रहने के बाद। और एक होता है, ये दोनों आवेदन और पंजीकरण तो एक ही हो गए। अधिग्रहण का मतलब क्या हुआ? अधिग्रहण का मतलब हम जैसे नेपाल का भारत का हिस्सा बना ले तो नेपाल के नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। एक होता है देशीकरण। देशीकरण, अगर आप भारत में 15-20 साल से रह रहे हो, अब रहते रहते देशी हो गए तो भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो देशीकरण के आधार पर। नागरिकता समाप्त कैसे होगी? आप स्वतः नागरिकता क्या कर दो, छोड़ दो। दूसरा, दूसरे देश की आप नागरिकता ग्रहण कर लो। तीसरा, भारत सरकार का मूड खराब हो जाए, किसी दिन आपकी नागरिकता से आपको क्या कर दे, वंचित कर दे, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या है? भारत का नागरिक बनने के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध है। वंश के द्वारा सही है, बाई डिसेंट, जन्म के द्वारा बाई बर्थ सही है, संपत्ति का कोई मतलब है नहीं, बाई न्यूट्रलाइजेशन बिल्कुल सही बात है। संपत्ति के आधार पर आप भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हो कि मैं करोड़पति हूं मैं भारत की नागरिकता ले लूं, नहीं। इनमें से कोई एक पॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और ये 5। बात समझ आ रही है मेरी? ज्यादा कठिन है नहीं, बहुत इजी सवाल है, ये सबको पता है। संपत्ति का ही ऑप्शन आएगा और यही सही होता है। राज्यपाल पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद की बात है, नियुक्ति की बात है आर्टिकल 155 में।
चलेगा। क्वेश्चन क्या है, एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद कब तक पद पर बना रहेगा? जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा। 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, तब भी अभी कोई नया अपॉइंट नहीं हुआ तो ही अभी आगे चलता रहेगा उसको, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कोई खास डेट बोल के नहीं की जाती कि हम तुमको 5 साल ही रहना, 26 तारीख से तुम्हारा पद खत्म हो जाएगा। नहीं, उसको नियुक्त कर दिया गया, हम आपको नियुक्त करते, अब आगे आप रहोगे। बीच में मन किया, बीच में हटा दिया राष्ट्रपति ने, आगे मन है 15 साल बढ़ा दिया, 16 साल तक, जब तक इच्छा तब तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद होता है राज्यपाल का। हटाने के लिए संसद की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी दिन बोलेगा भैया कल से मत आइयो, कल से हम दूसरा राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। विधायी सचिव जब तक कि मुख्यमंत्री सहायता, राष्ट्रपति की सहमति तक उसके उत्तराधिकारी। सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर आप लोग भी करते रहिएगा, ठीक है, केवल मेरे आंसर का वेट मत कीजिएगा, आप लोग भी आंसर करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, फटाफट कमेंट्स करना ढेर सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, मैंने आपको बताया मूल कर्तव्य, संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए, संविधान के भाग नंबर 4A में जोड़े गए, और इसके लिए जो आर्टिकल बनाया गया 51A आर्टिकल बनाया गया। क्या बनाया गया? अनुच्छेद 51A आर्टिकल बनाया गया। और तब 10 प्रकार के जोड़े गए थे। फिर इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। तो अभी फिलहाल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किसके सिफारिश पर? ML सिंघवी। ये तो आपके ग्राम पंचायत से संबंधित है, और ये भी ग्राम पंचायत से संबंधित है। सरदार स्वर्ण सिंह इज द करेक्ट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 3 स्तरीय ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, मतलब 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं रखा गया और बिना बताए गिरफ्तार कर लिया गया, गलत गिरफ्तार कर लिया गया, तब ऐसे मामले में कौन सा रिट जारी होगा? हैबियस कॉर्पस जारी होगा। परमादेश मैंडमस कब जारी होगा? जब आप क्या कर रहे हो, जो काम दिया गया वो ना कर रहे हो। अधिकार परीक्षा, गलत इंफॉर्मेशन के द्वारा कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो। निषेध या प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मतलब आपसे बोला गया कि कल मत नहाना और आपने नहा लिया, या साधारण शब्दों में कहें, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इस मामले में डिसीजन मत देना, हम देंगे, तो काम करने से रोक देना प्रोहिबिशन कहलाता है, निषेध कहलाता है। आसान सा था। हैबियस कॉर्पस तो सबको पता ही है। हैबियस कॉर्पस किस वर्ष 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन किसके समय हुआ? मोरारजी देसाई। अभी तीसरे शिफ्ट में इंटर कर गए हैं। मोरारजी देसाई के समय क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 44वां कब हुआ था? 1978 में। दोनों में जोड़ दीजिएगा। 1978 इज द करेक्ट आंसर। संपत्ति का अधिकार पहले किस आर्टिकल में था? 31 में। अभी कहां पर है? 300A में। अगला क्वेश्चन क्या भाई? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी? काम कोई भी करे माना जाएगा राष्ट्रपति ने किया है। यह बात कहां कही गई है? आर्टिकल नंबर 48 में क्या है? ये डीपीएसपी का है क्या? कृषि। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से। ये किससे संबंधित है? लोकसभा से संबंधित है। तो 77 ही बचा। 77 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो भी काम करेगा राष्ट्रपति का काम माना जाएगा, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि समस्त कार्यपालिका की जानकारी राष्ट्रपति को दे। मंत्रिपरिषद जो भी कर रहा है उसकी जानकारी राष्ट्रपति को दे, इसलिए प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। इसलिए आर्टिकल 77 इज द गुड एंड बेस्ट और सही करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां, देखो अभी मैंने बताया ना 11वां मौलिक कर्तव्य, पीछे आपको दिखा दूं, देखो ये 11वां मौलिक कर्तव्य। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा सही है। 11वां मौलिक कर्तव्य, ये बार बार पूछा जाता है। 86 नंबर के संशोधन द्वारा, साल था 2002। करेक्ट। आगे चलते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन को छोड़कर अनिश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं,
मतलब अगर कोई कानून लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो किसके पास जाएगा? तब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हाँ कर दे, दूसरा ऑप्शन है वीटो पावर का प्रयोग करे। तो यहां पर वो कौन सा वीटो यूज करेगा? उसके पास पहला ऑप्शन है अब्सोल्यूट वीटो, मना कर दे, साइन नहीं करूंगा, हटाओ, बाहर करो। तो ये क्या कर रहा है? लंबित रख रहा है, मना नहीं कर रहा। तो अब्सोल्यूट वीटो तो नहीं होगा, संशोधनकारी पूर्ण, ये अब्सोल्यूट वीटो तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है सस्पेंड कर दे, वापस भेज देगी, 6 महीने बाद चेक करके लाओ, तो निलंबनकारी आपका हो गया सस्पेंड, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन उसके पास है ना हाँ करे ना मना करे, पॉकेट वीटो, यानी कि लंबित रख लिया, पॉकेट वीटो। संशोधनकारी ये तो है ही नहीं, अपने देश में तो कोई मतलब नहीं, स्पेशल वीटो भारत में नहीं है। भारत में केवल 3 प्रकार का वीटो है, और इसका प्रयोग पॉकेट वीटो का ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। कब किया था? स्पीड पोस्ट के कानून में किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 111, जस्ट पीछे जो आर्टिकल क्वेश्चन था ये 111 के तहत ही होता है। धन विधेयक, ये जो वीटो पावर है ये आर्टिकल 111 के तहत ही आता है। अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, चाहिए कि एक धन विधेयक है, किसके द्वारा लिखा जाए? लाल पेन से कि ये धन विधेयक है। स्पीकर लिखता है कि ये धन विधेयक, इस पे साइन जरूर कर देना, क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन में राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता। नए राज्य के गठन में वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ये बात लिखता है, और ये मैंने आर्टिकल में पढ़ा रखा, आर्टिकल 111 आप जरूर देखिएगा, वहां पे बता रखा मैंने। अगला है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें कितने मूल अधिकार थे? जब 1950 में हमारा संविधान बना तो उस समय फंडामेंटल राइट्स की संख्या थी 7, लेकिन आफ्टर 1978 फंडामेंटल राइट्स हैं कितने? 6, तो थे कितने? 7। ये एक हटा, कौन सा? संपत्ति के अधिकार वाला हट गया। 4 अक्टूबर में इंटर कर चुके हैं, शिफ्ट 1 चल रहा है, ठीक है। 4 अक्टूबर के क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो सब कुछ लिख रखा भाई, देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जिधर पढ़ना है वो आपके सामने है। गलत जगहों पे गलत तरीके से आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं कि आप किसी भी दिशा में मेहनत करते चले जाओ, नहीं, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही समय से मेहनत करनी है, तब आपके पास फायदा होगा, तब आप बेटर कर पाओगे। ऐसे नहीं पढ़िएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आर्टिकल 64, 75, 64 और 65 पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा और राष्ट्रपति की आकस्मिकता पर काम कौन करेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 63 आर्टिकल है। अभी कौन है? जगदीप धनखड़। पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 10 साल का कार्यकाल था। जाकिर हुसैन का भी 10 साल का ही कार्यकाल था, याद रखेंगे। एक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कार्यकाल 2 बार का था। उपराष्ट्रपति में 2 लोग हैं जिनका कार्यकाल 2 बार के लिए था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी। चलेगा, अब चलते हैं आगे। अभी जगदीप जी हैं और इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पढ़िएगा भाई, आसान सा क्वेश्चन है, परेशान मत होइएगा। देखिए सीपीओ में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि आईएएस से पूछे जाते थे। क्या है क्वेश्चन? दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, रियल हेड। अच्छा जी, नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड कौन होता है? रियल होता है चीफ मिनिस्टर। आगे देखते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानून नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ सही बात है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, बिल्कुल सही। 2 और 3, 2 और 3, सेकंड एंड बोथ। यहां पे ना आपका केवल 2 तो गलत है, देखो 1 और 2 गलत है, केवल 1 गलत है। इसमें 3 ऑप्शन होना चाहिए था, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। 2 और 3 हो गया करेक्ट। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, सही है। क्वेश्चन क्या था? सही विकल्प का चयन करें, तो 2 और 3 सही। इसमें डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि बाकी तो ये गलत ही है। वास्तविक हेड नहीं होता, ध्यान रखेंगे। नॉमिनल हेड होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में से किस मामले में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना बड़ा लिखा है उससे छोटा आंसर है। आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती, 1973। 13 जजों ने इस पर डिसीजन दिया था और ये अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। जब संविधान के किसी मामले में कोई केस आता है तो उस पर जब चेकिंग होती है, उसके लिए याद रखेंगे
कम से कम 5 जज उसको देखने चाहिए, 5 जज, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। अभी सबसे बड़ी पीठ ही केशवानंद भारती की है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मूल अधिकार, ये तो फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, रिपीट हो रहा है, एक ही क्वेश्चन डबल आ सकता है, आने दो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, देखो 32 तक तो सबके लिए है। आर्टिकल 33 में कहा गया कि आर्मी वाले, सशस्त्र बल वाले, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सूचना संचार वाले, इनके मूल अधिकार भारत सरकार डिसाइड करेगी, संसद डिसाइड करेगा कब रखने कब नहीं, क्योंकि रात में हमें सोने का अधिकार है, आर्मी वाले सो गए तो भारत ही खत्म, लोग घुस जाएंगे। तो आर्मी वालों के अपने अधिकार कुछ सीमित होते हैं, कम्युनिकेशन के भी सीमित होते हैं, आईबी के भी सीमित होते हैं। ये बात आर्टिकल 33 में कही गई है। 35 में क्या है, संसद मूल अधिकार में संशोधन करेगी। 31 संपत्ति का अधिकार तभी है नहीं। 37 में कहा गया है जो डीपीएसपी है वह नॉट इन्फोर्सिएबल, नॉट जस्टिफिएबल होगा, गैर न्यायिक, गैर परिवर्तनीय होगा, आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया। और आर्टिकल 34 में क्या है, जब मार्शल लॉ लागू होगा तो आपके मूल अधिकार सस्पेंड हो जाएंगे। 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषता, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लागू कब हुआ था 1993 में। इसके द्वारा भाग नंबर 9 जोड़ा गया था, अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई थी, अनुसूची 11 में 29 विषय जोड़े गए थे, आर्टिकल 243 जोड़ा गया था, यही इसमें लिखा भी होगा। इस अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, बिल्कुल सही बात है। इसमें पंचायतों के 29 कार्य, अनुसूची 11 में 29 कार्य हैं जिन पर डिसीजन यही लेगा, सही बात है। इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 से नहीं, भाग नंबर 9 से है, ये गलत है। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संबंधित है, बिल्कुल सही है। LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, हालांकि आगे थुंगन समिति ने भी सिफारिश की थी कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, बट कोई बात, इन्होंने दिया तो दिया। 24 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और बाद में मुख्यमंत्री, देखो आर्टिकल नंबर 163 में कहा गया कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, तो पद तो इसमें है मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का पद किसमें है, डी में, लेकिन अब उसकी जो नियुक्ति होगी वो कहां पर होगी, 164 में नियुक्ति की बात है। किसमें बात है, नियुक्ति की बात किसमें है, आर्टिकल नंबर 164 में नियुक्ति की बात, और यहां भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात है, तो 164 ही सही है। और 165 एडवोकेट जनरल का है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता, जैसे केंद्र सरकार का महान्यायवादी होता है वैसे राज्य का वकील महाधिवक्ता के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे जो बाकी के बचेंगे अगले दिन। और ये आपका शिफ्ट 2 का है, 4 नंबर मतलब 4 अक्टूबर का। क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन में समान अवसर प्रदान करता है, यानी कि सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल नंबर 16। 17 स्पृश्यता का है। 15 क्या है, सार्वजनिक स्थलों में भेदभाव नहीं होगा। 18 में क्या है, उपाधियों का निषेध की बात की गई, कोई उपाधि किसी को नहीं दी जाएगी टाइटल का, लेकिन आर्मी में कुछ छूट मिल जाती है, तो ये आपका है। फिलहाल 16 में क्या, सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा, आरक्षण भी सरकारी नौकरी में इसी में है, 16(4) में, 16(4) में आरक्षण की बात है। और अभी आरक्षण शेड्यूल कास्ट के पास है 15%, शेड्यूल ट्राइब्स के पास है 7.5%, और ओबीसी के पास है 27%, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास है 10%। टोटल है 59.5%। बोलो भारत माता की जय। और हाँ, फिर से मिलेंगे आपसे और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, इसी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा। बट तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय, टेक केयर। वीडियो लाइक जरूर करें।